नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार है, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये भारी संकट में है। ऊपर से जो नज़र आ रहा है आपको, थोड़ी शांति दिखाई दे रही है, दरअसल अंदर बड़ी भयंकर हलचल है और ये सरकार कितने दिन टिकेगी, कैसे टिकेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शरद पवार जो कुछ बोल रहे हैं पिछले 2 दिनों में, जो उन्होंने बोला है, उसको आप संकेत मानकर चलिए, बल्कि उसको प्रमाण मानकर चलिए। शरद पवार ऐसे ही नहीं कुछ बोलते, उनका मकसद होता है जब भी बोलते हैं। और शरद पवार मुझे लगता है कि अपने जीवन के शायद सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने जो है भविष्य बहुत उज्जवल नहीं नज़र आ रहा है। सरकार को बचा लें या अपनी पार्टी को आगे बढ़ा लें, दोनों में से उनके पास विकल्प जो है बहुत सीमित है। मैं बात कर रहा हूं अभी जो 2 दिन पहले शरद पवार ने बात कही पुणे में एक किताब के विमोचन के समारोह में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव के बाद कहा था कि एनसीपी और बीजेपी को साथ काम करने पर विचार करना चाहिए, जो शरद पवार ने मना कर दिया। क्यों कह रहे हैं? ये बात वो पहले भी कह सकते थे, जब बिटरनेस थी, जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो रही थी, जब उनके खिलाफ केस हुआ, ईडी की जांच शुरू हुई, ये सब हुआ तब क्यों नहीं बोले? जब शरद पवार पर हमले हो रहे थे तब क्यों नहीं बोले? अजीत पवार के करीबी लोगों के यहाँ रेड हुई, एफआईआर हुई, तब क्यों नहीं बोले? अब क्यों बोल रहे हैं? इन सवालों का जवाब खोजेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार कितनी मुश्किल में है। शरद पवार इन बातों के जरिए, आप देखिए, एक साथ उन्होंने कई बातें कह दी। उन्होंने कहा कि अब वो 2004 से 2014 की बात कर रहे हैं कि मैं और मनमोहन सिंह 2 ही लोग थे जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा ना हो। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के सारे मंत्री, पूरी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही थी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उसी कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट जो है वो सदस्य इस बात को कह रहा है और कांग्रेस ने 48-72 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई खंडन नहीं आया है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये क्यों कह रहे हैं? साथ ही वो प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं। मामला दरअसल ये है कि जो 2019 में कर लिया शरद पवार ने, अब वो नहीं हो पा रहा है। क्या किया 2019 में? 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, तो उनको पता चल गया कि हंग असेंबली आई है, शिवसेना बीजेपी को अलायंस को बहुमत मिला है, लेकिन किसी एक पार्टी को नहीं मिला है। और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। उनका कांग्रेस से अंदरूनी झगड़ा चल रहा था उस समय। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है कि कांग्रेस से बड़े मतभेद चल रहे थे उस समय, बड़ी तल्खी थी कांग्रेस और एनसीपी के बीच में। एक फ्रंट पर वो इधर लड़ रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि बीजेपी आए सत्ता में। आपको याद होगा चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी का समन उनको गया था, उसकी नाराज़गी थी। तो वो किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना चाहते थे और ये बात वो कांग्रेस को समझाने में सफल हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की अपनी समस्याएं थी। इसके बावजूद उनके लिए समस्या ये थी कि जब तक शिवसेना साथ नहीं आती है तब तक ये सरकार बन नहीं सकती थी। केवल कांग्रेस और एनसीपी के मिल जाने से भी सरकार बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। तो उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस को कुछ विधायकों की ज़रूरत होगी सरकार बनाने के लिए तो एनसीपी देने को तैयार है। अब ये एक संदेश, ये पवार ने अब खुद स्वीकार किया है कि उनके इस एक बयान से बीजेपी और सेना के बीच की खाई बढ़ गई, वो दरार और चौड़ी हो गई। शिवसेना को लगा कि बीजेपी एनसीपी से बात कर रही है और बीजेपी और एनसीपी का अलायंस हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री बनना तो दूर, हम सत्ता से भी बाहर हो जाएंगे। उसके बाद शिवसेना के सामने शरद पवार की गोद में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था।
अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, अगर उनको सरकार में बने रहना था, सत्ता में बने रहना था, तो उनके सामने एक ही विकल्प था कि वो जाएं शरद पवार के दरवाजे पर, और वही हुआ। वही हुआ। शिवसेना को लगा कि बीजेपी को अगर काटना है, रोकना है, तो कांग्रेस और एनसीपी से मिलना बहुत ज़रूरी है, और उद्धव ठाकरे जाकर शरद पवार की गोद में बैठ गए। अब वो सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये ऐसा है कि 3 घोड़ों की गाड़ी है, तीनों घोड़े अलग अलग दिशा में सरकार को खींच रहे हैं। शरद पवार जो किंग मेकर बने, अगर एनसीपी और बीजेपी की सरकार बनती तो उसमें एनसीपी नंबर 2 होती, और वो रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में नहीं होता जो अभी है। बीजेपी एनसीपी की सरकार में सबसे बड़ी मुश्किल शरद पवार के लिए ये होती कि उनका डिसाइसिव रोल नहीं होता उस तरह से। फिर ये एक खतरा उनके सामने बराबर बना रहता कि कभी भी शिवसेना और भाजपा में समझौता हो सकता है, और अगर शिवसेना समझौते के लिए तैयार हो जाएगी बीजेपी से, तो बीजेपी को एनसीपी को छोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। इन सब मुद्दों के, इन सब बातों के मद्देनज़र उनको ये समझ में आया कि बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा विकल्प ये है कि बीजेपी को बाहर रखो, बाकी 3 पार्टियां मिल जाएं। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए उन्होंने सबसे बड़े अस्त्र का इस्तेमाल किया कि बीजेपी शिवसेना के बिना भी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और याद कीजिए उन दिनों, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हो रही थी, मुलाकात हो रही थी, और उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही थी। तो वो ये संदेश किसको दे रहे थे? शिवसेना और कांग्रेस को भी, कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे पास विकल्प खुला है। हमको सिर्फ जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ ये कहना है कि हाँ, हम अलायंस के लिए तैयार हैं। और ये एक वाक्य बोलते ही कांग्रेस और शिवसेना दोनों के लिए सत्ता के दरवाजे बंद। तो उस समय अपना कार्ड बहुत बखूबी खेला शरद पवार ने, और वो बीजेपी को रोकने में ही नहीं, इस एमवीए सरकार के, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार जो है, एमवीए की सरकार जो है, उसको बनाने और उसके किंग मेकर बनने में कामयाब हो गए। अब उद्धव ठाकरे के उन्होंने निकलने के रास्ते बंद कर दिए। तो सवाल है कि समस्या क्या हो रही है। अब आप देखिए कि जिस सरकार का पूर्ण बहुमत है, वो पिछले 8 महीने से अपना स्पीकर नहीं चुनवा पा रही, विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुनवा पा रही है। क्या हो रहा है? इस बीच में एक और चीज़ हुई है कांग्रेस में, वो भी अभी बताता हूँ। स्पीकर के चुनाव को लेकर आप समझिए, उसी से आपको पता चलेगा सरकार कितने बड़े संकट में है, और सरकार के कर्ता धर्ताओं की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना नीचे है, अपने विधायकों पर भरोसा कितना कम हो गया है। वह यह है कि नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष थे, कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष मिला था बंटवारे में, सत्ता के बंटवारे में अध्यक्ष पद कांग्रेस पार्टी को मिला था। नाना पटोले बने। नाना पटोले को एक दिन बुलाकर राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र हमारी ज़मीन है, कांग्रेस की ज़मीन है, और ये लोग जो है कब्जा करके बैठ गए हैं, इनको हटाना है, तो कांग्रेस को फिर से अकेले में सत्ता में लाने के लिए काम करना है, तो तुम इस्तीफा दो। इस्तीफा दिलवाया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से पहले न तो एनसीपी से बात की, न शिवसेना से बात की। दोनों पार्टियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी है कि भाई, हमने आपको सर्वसम्मति से कम इन 3 पार्टियों में जो सहमति थी उसके आधार पर आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया। अगर आपको पद छोड़ना था, इस्तीफा देना था, तो कम से कम बात तो करनी चाहिए थी। बात नहीं की उन्होंने। उसके बाद से आप देखिए, नाना पटोले के बयान देखिए, लगातार वो बयान दे रहे हैं शिवसेना के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ भी चले जाते हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि बीएमसी का चुनाव जो है कांग्रेस अकेले लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ने पर विचार कर रही है। शरद पवार और शिवसेना कह रहे हैं कि नहीं, विधानसभा का चुनाव जो है अलायंस में लड़ा जाएगा। तो ये मतभेद सामने आ रहे हैं। लेकिन चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये भरोसा नहीं है कि सारे विधायक साथ देंगे, इसलिए नियम में बदलाव किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा का नियम यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मतदान के जरिए होगा, बैलेट के जरिए होगा, वॉइस वोट से, ध्वनि मत से नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है उसको बदला गया, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन को मंजूरी के लिए
गवर्नर के पास भेजा गया है। गवर्नर ने कहा कि ये संवैधानिक संशोधन जैसा, संविधान की जो व्यवस्था है उसको बदलने जैसा है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। एक दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि जो है वो गवर्नर तय करता है। पिछले मॉनसून सेशन में गवर्नर ने चिट्ठी लिखी कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है कोई, उसका चुनाव करा लीजिए। उद्धव ठाकरे ने कहा, जवाब दिया कि हमको जब ठीक लगेगा हम चुनाव करवा लेंगे उचित समय पर। गवर्नर को ये जवाब दिया गया और जो मॉनसून सेशन था उसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। अब आया ये शीतकालीन सत्र, इसमें चुनाव कराना चाहते हैं। तो डर ये है कि अगर बैलेट से हुआ, मतदान के जरिए चुनाव हुआ, तो किस पार्टी के कितने एमएलए साथ देंगे और कितने नहीं। खासतौर से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस ने आखिरी समय पर कह दिया कि हमारे पास तो अभी उम्मीदवार ही तय नहीं है। फिर जब गवर्नर का ये रुख देखा और ये स्थिति बनी कि अब जो है मुश्किल हो जाएगी, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजीत पवार हैं, उन्होंने कहा कि हम दरअसल जो है संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका सम्मान करना चाहते हैं। तो जब तक राज्यपाल की अनुमति मंजूरी नहीं मिलती तब तक जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाएंगे, हम बजट सेशन में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए जाएंगे। तो मामला कुल ये है कि न कांग्रेस को शिवसेना पर भरोसा है, न शिवसेना को कांग्रेस पर, न इन दोनों को एनसीपी पर, न एनसीपी को इन दोनों पर। मामला कुल बिगड़ गया है। उसमें कोढ़ में खाज ये हुआ है कि उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन वो कब पूर्ण रूप से काम करना शुरू करेंगे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी सामने आ भी नहीं रही है। तो शरद पवार क्यों परेशान है? शरद पवार को ये लग रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो वो जो दरवाज़ा बंद था उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि उस समय हमने गलती की थी, उस समय हमको समझ में नहीं आया था, अब हम इस समझौते के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका प्रशासनिक जो है अनुभव है और उनका प्रशासनिक कामकाज का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है तमाम। और ये याद दिला रहे हैं कि याद कीजिए, यूपीए के 10 सालों में केवल मैं एकमात्र मंत्री था मनमोहन सरकार का जो आपसे आकर बातचीत करता था, संवाद करता था, उसके अलावा किसी से बातचीत नहीं होती थी। तो उस दौर में मैं ही आपके और यूपीए सरकार के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में संदेशवाहक का काम करता था। मैंने ही मनमोहन सिंह को समझाया कि राजनीतिक मतभेद के कारण किसी प्रदेश का विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास की योजनाएं नहीं रुकनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब कांग्रेस चाहती थी कि गुजरात की विकास की योजनाएं जो भी केंद्र के अधिकार में है, जो धन देना या दूसरी मदद देना, मंजूरी देना, वो सब रोक दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी जो दिन रात आरोप लगाती है मोदी सरकार पर कि वो राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, जो दिन रात आरोप लगाती है कि वो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उसकी कलई खोल रहे हैं उसी सरकार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री। और कांग्रेस में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि जवाब दे। एक ट्वीट भी नहीं आया है इस मुद्दे पर। तो इससे आप समझिए कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार की क्या स्थिति है। अब ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? शरद पवार इतना खटखटा रहे हैं, पहले जो है निजी बातचीत में खटखटाया, अब सार्वजनिक रूप से जो है घंटी बजा रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि पिछले 2.5 साल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। उसने अपने को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। आप याद रखिए, 2014 से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में 4थे नंबर की पार्टी थी। 4थे नंबर से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 14 में जो दिसंबर में हुए, नरेंद्र मोदी ने उसको नंबर 1 की पार्टी बनाया। और 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और कम सीटें, लगभग 80-90 कम सीटें लड़ने के बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी विधानसभा में बनी हुई है।
तो अब उसको लग रहा है कि अब हमें शिवसेना की ज़रूरत नहीं है, और शिवसेना में बड़ी बेचैनी है। शिवसेना में जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, उसकी वजह से शिवसेना का जो कैडर है, शिवसेना के जो विधायक हैं, उनमें बड़ी बेचैनी, मैं पहले से इस बात को कह रहा हूँ, और ये बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि हमको मिला क्या, हमको जो है अगर ये गठबंधन एक साथ विधानसभा चुनाव में नहीं जाता है तो फिर हमारे लिए चुनाव जीतना मुश्किल है, और अगर ये सरकार नहीं चलती है तो सत्ता भी नहीं मिलेगी, वो भी चली जाएगी। तो हमको हासिल क्या हो रहा है, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ रही है। और बीजेपी अपनी ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है कि अगर शिवसेना लौटना चाहे तो वो फिर से लेने के लिए तैयार है, इसलिए दिक्कत और बढ़ रही है। तो शरद पवार को लग रहा है कि बहुत हो चुका, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था, ये जो प्रयोग उन्होंने किया था, उसका समय पूरा हो चुका, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। उसी के साथ इस सरकार की जो शेल्फ लाइफ है वो भी पूरी हो चुकी है। तो ये सरकार कब गिरेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन गिरेगी ऐसा दिख रहा है, गिरती हुई दिख रही है। अब वो 2.5 साल क्या सरवाइव कर जाएगी ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि जिस स्थिति में है सरकार और तीनों पार्टियों के संबंध, उसमें इस सरकार का बहुत लंबे समय तक चलना बहुत कठिन नज़र आ रहा है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न हो जाए। कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में और किसी की चलती नहीं। राहुल गांधी जो चाहते हैं वो एक तरह से रेसिपी है इस बात की कि ये सरकार जल्दी से जल्दी गिर जाए। तो अब कुल मिलाकर मामला ये है कि शरद पवार की बेचैनी बढ़ रही है। उनको अपनी पार्टी में उत्तराधिकारी तय करना है, अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाना है, वहाँ समस्या है। अजीत पवार ऐसा होने नहीं देंगे, और ऐसे में अगर एकमात्र सत्ता जो महाराष्ट्र में है वो भी चली जाए, केंद्र में जो सरकार है वो होस्टाइल हो जाए, खिलाफ हो जाए, उनका रोना क्या है बताइए। 4 करोड़ के घपले के लिए अनिल देशमुख के खिलाफ जो है 700 पेज की जो है चार्जशीट फाइल हुई है। ईडी ने और केस निकाला है, और चीज़ें मिली हैं, 50 करोड़ का हवाला का मामला मिला है। तो शरद पवार की जैसे जैसे तकलीफ़ बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूड़ी कसते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीख सुनाई दे रही है शरद पवार की, और ये चीख इस सरकार की के ताबूत में कील की तरह है। तो कितने दिन चलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि ये सरकार छटपटा रही है गिरने के लिए, बने रहने के लिए नहीं। अब इनमें जो लोग हैं मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे के अलावा किसी की बहुत विशेष रुचि रह गई है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।